हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 301। रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। आज ये तीसरा पार्ट है इसका और आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। देखो, ये वीडियो देखने से पहले मैंने जस्ट इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बायोलॉजी के अंदर होने वाली कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस की बात की थी। NADH, FADH, ये सब कहाँ यूज़ होता है, किस रिएक्शंस में काम आते हैं, वो सब हमने वहाँ पर स्टडी किया था। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखो, ठीक है। उसका डिटेल आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पहले वो वीडियो देखो, फिर आप ये वीडियो देखो, तब आपको ये वीडियो थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन का जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज। अब चाहे आप बात रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन की करो या एरोबिक रेस्पिरेशन की करो, दोनों ही केस में ग्लूकोज सबसे पहले एक सेट ऑफ रिएक्शंस के थ्रू ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ठीक है। मल्टीपल रिएक्शंस होंगी और एंड में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दिस एंटायर सीरीज ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस पूरा करेंगे। फिलहाल आप ये देखो कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है वाया ग्लाइकोलाइसिस विच अकर्स इन साइटोप्लाज्म। गेटिंग माय पॉइंट? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। नाउ दिस स्टेप ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, मतलब चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस तो हमेशा होगा ही होगा। यानी चाहे आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करो या एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करो, पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और पायरुविक एसिड जो कि एक कॉमन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो बाद में डिपेंडिंग ऑन दी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अलग अलग सेट ऑफ रिएक्शंस शो करता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखो, यहाँ पर आपको सबको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखो, अगर आपको रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस अच्छे से ये याद करना है कि किस स्टेप पर क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा इनके केमिकल फार्मूलाज के बारे में आइडिया होना चाहिए। ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड पायरुविक एसिड इज दिस, ठीक है। यानी कि आपको इसमें 1, 2, 3 कार्बन मिलेंगे। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। आप मेन कार्बन नंबर याद रखो, आप कार्बन नंबर याद रखो। अगर आपको कार्बन नंबर याद रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये सब रिएक्शंस याद करना। कैसे? देखो, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, जबकि एक पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है। यानी एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में स्प्लिट हुआ। ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब ये 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है इन ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लाइकोलाइसिस में किसी भी तरह का कार्बन लॉस नहीं हुआ है। अभी कार्बन लॉस क्या है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, इसलिए 3 कार्बन के मॉलिक्यूल 2 बनते हैं, इसलिए 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि दिस स्टेप ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द फैक्ट कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन तक तो ये स्टेप कॉमन रहेगा दोनों ही रिएक्शंस में। यहाँ पर पायरुवेट के आगे रिएक्शन क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है। पहला केस लेता हूँ मैं, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। देखो, इन केस ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। हम लोग केमिस्ट्री में, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि कंबशन 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है कंप्लीट कंबशन और एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन कब होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और इनकम्प्लीट कंबशन जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। जब कंप्लीट कंबशन होता है तो रिजल्टेंट क्या बनता है? CO2, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो रिजल्टेंट होता है CO। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस एंड प्रोडक्ट डिसाइड करती है। सेम थिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी रेस्पिरेशन में कि पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से एंड में
दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ग्लूकोज ऑर्गेनिक है, पायरुविक एसिड ऑर्गेनिक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कब? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। यही जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तब इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होकर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जो कि या तो होगा इथेनॉल या फिर होगा लैक्टिक एसिड। ये दो अलग अलग इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ बिकॉज इथेनॉल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं। यानी कि फर्मेंटेशन दो टाइप के हैं, इथेनॉल का अलग रहता है, लैक्टिक एसिड का अलग रहता है। ये दोनों हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। तो गेटिंग माय पॉइंट कि जब ऑक्सीजन नहीं था तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो है एंड में आपको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही फॉर्म होता मिला। क्लियर? नाउ दिस सेट ऑफ रिएक्शन एक बार यहाँ अच्छे से देखो, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना और बाद में पायरुविक एसिड का कंप्लीट CO2 और H2 में ब्रेकडाउन, इस कंप्लीट रिएक्शन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके ऑपोजिट ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन और बाद में इथेनॉल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। नाउ विच मॉलिक्यूल इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन? यस, द आंसर इज पायरुवेट। पायरुविक एसिड दोनों में बनेगा और ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होगा। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर मैं सबसे पहले अभी आपको वापस बता देता हूँ कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दोनों अलग अलग टाइप के फर्मेंटेशन है बिकॉज अल्कोहल और लैक्टिक एसिड इनका एंड प्रोडक्ट है, इसलिए इनका ऐसा नाम रखा गया है। इस वीडियो में मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूँगा, कंप्लीट उसका स्टडी और उसके यूज़ क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसका एंड प्रोडक्ट होगा एक अल्कोहल जो कि है इथेनॉल। शुरू करता हूँ मैं। जैसा मैंने पहले बोला, शुरुआत हमेशा ग्लूकोज से ही होगी, पहला स्टेप हमेशा ग्लाइकोलाइसिस ही रहेगा। बट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझने के लिए मैं इस ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है, कुछ हल्का सा डिटेल में, बहुत हल्का सा डिटेल में लूँगा, सारे स्टेप्स नहीं डिस्कस करूँगा, ठीक है, कुछ स्टेप्स ज़रूर डिस्कस करूँगा ताकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और इजीली आपको समझ में आए। मैं शुरुआत कर रहा हूँ C6H12O6 ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में 3-4 अलग अलग रिएक्शंस करके बीच में एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। हमने पिछले वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लिसरल्डिहाइड। सी व्हाट इज ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल बेसिकली आपको पता होगा कि एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा और तीनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसको कहते हो आप ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड बनेगा तो ग्लिसरल्डिहाइड, और एसिड बनेगा तो ग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड की ही बात कर रहे हैं, पर इस ग्लिसरल्डिहाइड में एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, तो ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फो इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट अटैच्ड है। पिछले वीडियो में इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। देखो वापस बता रहा हूँ, ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड यानी कितने कार्बन? अगेन 3 कार्बन। एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कब बनाएगा? जब 2-2 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ग्लूकोज से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और ये जो रिएक्शंस हैं, अगेन मैं वापस बता रहा हूँ, एक सिंगल स्टेप में नहीं हुआ। ग्लाइकोलाइसिस की जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग ये सारी रिएक्शंस देखेंगे। इस पूरे रिएक्शंस में 2 ATP जो है उनका यूज़ किया जाता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। बट जब ग्लाइकोलाइसिस का जो इनिशिएशन रिएक्शंस है, शुरुआत की रिएक्शंस है, उसमें ATP के फॉर्मेशन की जगह ATP का यूज़ हो रहा है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। ग्लूकोज से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का जब फॉर्मेशन होता है तो 2 ATP यूज्ड अप होते हैं, जिससे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं। यानी हमें एनर्जी चाहिए ग्लूकोज को 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में ब्रेक डाउन करने में। नाउ दिस 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। पिछले वीडियो में हमने इसके आगे की रिएक्शन बहुत डिटेल में स्टडी की थी।
3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? पायरुविक एसिड में। अगेन ये मल्टीपल रिएक्शंस हैं, एक स्टेप में ऐसा नहीं होता। और जब ये कन्वर्जन होता है कंप्लीट, इस कन्वर्जन के वक्त आपको ध्यान रखना है कि टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन होगा। डिफरेंस देखना, यहाँ पर ATP यूज़ हो रहा है, 2 ATP यूज़ हुए हैं, जबकि यहाँ पर 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। आपको लग रहा होगा कि सर ये 4 ATP कौन से स्टेप में बने, तो वो हम डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस में डिस्कस करेंगे। अभी ग्लाइकोलाइसिस मेरा टॉपिक नहीं है, अभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन मेरा टॉपिक है। बट ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ये जो स्टेप्स हो रहे हैं इसमें 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन है, पायरुविक एसिड में भी 3 कार्बन है, यानी कहीं पे भी कार्बन लॉस अपने को नहीं करवाना। नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी एक एल्डिहाइड आगे चल के एक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यही ग्लिसरॉल्डिहाइड इसी ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरिक एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। आप जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट पिछले वीडियो में हमने सारा डिस्कशन किया था। और उसके लिए 2 NAD+ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं 2 NADH और हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में। गेटिंग माई पॉइंट? यानी NAD+ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा NADH। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 NADH मॉलिक्यूल्स का होता है फॉर्मेशन, जब NAD+ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और इसको यह हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से, तब जाकर NADH का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ अल्टीमेटली किसमें? 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और इस रिएक्शन को हम भली भांति जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो ये छोटा सा ग्लाइकोलाइसिस जो मेरे को आपको यहाँ पर समझाना पड़ा। अब यहाँ पर बिकॉज हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो अब पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगी, और सबसे पहले पायरुविक एसिड बनाएगी एसिटल्डिहाइड। पायरुविक एसिड क्या बनाएगी? एसिटल्डिहाइड। नाउ एसिटल्डिहाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, इथेनॉल कहा जाता है इसे। एंड यू वेरी वेल नो कि एसिटल्डिहाइड में केवल 2 कार्बन होते हैं। एसिटल्डिहाइड में केवल 2 कार्बन होते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड है तो यहाँ पर 2 एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बट लिसन टू दिस केयरफुली, एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। यानी इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बन लॉस होगा, और ये कार्बन लॉस होगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। बिकॉज 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स लिखे हैं यहाँ पे, इसलिए 2 CO2। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन का यहाँ पर हो जाएगा लॉस। अब होता क्या है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन से स्टेप पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। स्टूडेंट्स उन रिएक्शंस को रटने बैठते हैं। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, हल्का सा जस्ट माइंड में आपको इनके थोड़े केमिकल स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, इसका मतलब CO2 रिलीज होगा ही होगा। और CO2 का रिलीज क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 का रिलीज होना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। इसलिए यहाँ जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। जैसा हम जानते हैं कि एंजाइम्स का जब नेमिंग किया जाता है तो मेन यही कंसेप्ट फॉलो किया जाता है कि पहले सबस्ट्रेट का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में उसका मेन एक्शन क्या है। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे पायरुवेट है इसलिए पायरुवेट, और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इसलिए पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर यूज आएगा, यहाँ पर काम करेगा और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप दिस एसिटल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अब आप सबको पता होगा कि एसिटल्डिहाइड का जो IUPAC नेम है दैट इज इथेनॉल, और इथेनॉल से बन रहा है इथेनॉल, यानी कि ये एल्डिहाइड से बन रहा है एल्कोहल। और जब एल्डिहाइड से एल्कोहल बनता है तो वी ऑल नो कि इट इज़ रिडक्शन, यानी एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और रिडक्शन होने से बनेगा इथेनॉल। अब ये आपके सामने इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, आप सबको मालूम रहेगा। और अगेन ये 2 कार्बन का है, एसिटल्डिहाइड भी 2 कार्बन, इथेनॉल भी 2 कार्बन, यानी यहाँ पर कहीं पे भी कार्बन लॉस नहीं हो रहा। कार्बन लॉस केवल हो रहा है पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड के फॉर्मेशन में, तो केवल आपको CO2 वहीं पे रिलीज करवानी है और कहीं पे भी रिलीज नहीं करवानी। अब एसिटल्डिहाइड के रिडक्शन से बनेगा इथेनॉल।
नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। अब एसिटल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करना है तो अपने को एसिटल्डिहाइड को H+ देना पड़ेगा। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ H+, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब आप एसिटल्डिहाइड को H+ और इलेक्ट्रॉन दोगे तब इसका रिडक्शन होगा और बनेगा इथेनॉल। क्लियर? अब इसको चाहिए H+ और इलेक्ट्रॉन, तो ये H+ और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? NADH मॉलिक्यूल से। NADH मॉलिक्यूल इसको H+ और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, और जब NADH H+ और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यानी ये कन्वर्ट किस में हो गया? 2NAD+ में। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखो। उस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि बायोलॉजी में के अंदर कौन से स्टेप पे NADH, FADH इस तरह के मॉलिक्यूल्स यूज्ड अप होते हैं। NADH वी ऑल नो कैन रिड्यूस अ सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर NADH एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है और NAD+ का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। क्यों अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज? क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल नाम का अल्कोहल बना है, और डिहाइड्रोजनेज क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस होने की वजह से इसका नाम रखा गया है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए रिक्वायर्ड है Zn+2। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर Zn+2 किसकी तरह काम कर रहा है? यानी क्या ये कोफैक्टर है, या ये कोएंजाइम है, या ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है? आपने ज़रूर एंजाइम्स के बारे में स्टडी किया होगा, तो आपको मुझे इसका आंसर देना है कि Zn+2 अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए किस तरह का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से मुझे समझनी है कि देखो ये पूरा का पूरा रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में। पूरा का पूरा रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में। तो जब PgAl का कन्वर्जन हो रहा है पायरुविक एसिड में, तो NAD+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADH में। यही NADH जो यहाँ पर फॉर्म हुआ था, यहाँ पर फॉर्म होने के बाद यही NADH वापस से यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लॉस करके NAD+ में कन्वर्ट होता है, और यही NAD+ वापस जो है यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी सेम NAD+ यहाँ पर रिसाइकल होकर यूज़ होता जा रहा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितने NADH2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो आपका नेट आंसर होगा 0। नेट आंसर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि सर जो 2 NADH मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ ये वापस यहाँ पर यूज्ड अप हो गया, तो नेट रिजल्ट NADH का कितना आया? 0। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितने ATP का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर पूरे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4 ATP का फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था। फर्दर स्टेप्स में कहीं पे भी हमने ATP की बात नहीं की। इन 4 ATP में से 2 ATP पहले यूज्ड अप हो गए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रॉसली बताओ ग्लाइकोलाइसिस या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितने ATP का फॉर्मेशन है, तो आप आंसर दोगे 4। और अगर आपसे पूछा जाएगा नेट, तो आप इसमें से 2 कम कर दोगे क्योंकि 2 ऊपर यूज हो गए ग्लाइकोलाइसिस में, तो नेट रिजल्टेंट अपने पास आएगा कि 2 ATP का फॉर्मेशन होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के वक्त। अगर आपको याद हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, यानी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तब 36 ATP फॉर्म होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना कम एनर्जी जो है बनता है फॉर्मेंटेशन में। दैट्स वाई एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, टोटल 36 ATP। तो ये यहाँ पर इन NAD+ मॉलिक्यूल्स की रिसाइकलिंग हो रही है। ठीक है, अभी एक सेम चीज़ समराइज कर रहा हूँ मैं एक नए पिक्चर में। देखो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में शुरुआत एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कर रहा हूँ। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड का में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन दिखाया गया है। अब यहाँ पर 2 ATP इसलिए दिखाया क्योंकि उन्होंने नेट लिखा है यहाँ पे 4 - 2 2। ठीक है, इसी रिएक्शन में NAD+ कन्वर्ट होता है NADH में। बाद में ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज की हेल्प से, और ये एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है इथेनॉल मॉलिक्यूल में। और इस एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल के फॉर्मेशन के वक्त NADH कन्वर्ट होता है NAD+ में। इसलिए इसको आपस में यहीं पर जो है नेट कितना निकलेगा
0 और फाइनल रिजल्ट आएगा अपना कुछ ऐसा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का फाइनल रिएक्शन पूछा जाएगा तो वो कुछ ऐसा होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 इथेनॉल, 2 CO2 और 2 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज द नेट ATP जो यहाँ पर बनेगा। ना व्हाट आर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर मैं आपको दो तरह के एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करूँगा। यहाँ पर एक है ऑब्लिगेट एनारोब्स और एक फैकल्टेटिव एनारोब्स। ना दिस वर्ड ऑब्लिगेट ये बहुत जगह पे यूज़ होता है बायोलॉजी में, यहाँ सीखें आप। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कम्प्लीटली। तो ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो कम्प्लीटली एनारोबिक है, यानी इनको अगर सर्वाइव करना है तो ऑक्सीजन का एब्सेंस होना ही चाहिए। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं करते, दे स्ट्रिक्टली नीड ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। और अगर आप उनको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में लाओगे, ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है 21%, अगर आप इनको नॉर्मल इतने एटमॉस्फेयर में ले आए तो इनकी डेथ हो जाती है। जबकि फैकल्टेटिव एनारोब्स कैसे हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो एरोबिक होंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो वो एनारोबिक होंगे, यानी ये दोनों कंडीशंस में ढल जाते हैं। ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक। ऑब्लिगेट एनारोब्स के एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, बैक्टीरियोइड्स हो गए और क्लोस्ट्रीडियम हो गया। अब आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, आपको मुझे ये बताना है कि क्लोस्ट्रीडियम जो कि एक बैक्टीरिया है उससे होने वाली, ये एक जीनस है, देखो बेसिकली इसमें बहुत सारी स्पीशीज आती है, आपको एक डिजीज़ बतानी जो ह्यूमन बींग्स में होती है बिकॉज ऑफ दिस क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। और फैकल्टेटिव एनारोब्स के एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, और इसी एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर किया, वो है सैकरोमाइसिस सेरेवेसी यानी कि यीस्ट। सैकरोमाइसिस सेरेवेसी जो कि एक यीस्ट है। और उसके अलावा एग्जाम्पल है अपने पास में स्टेफाइलोकोकाई की अलग अलग स्पीशीज। नाउ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड्स बैक्टीरिया, यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फंगस में आता है, यहाँ पे डिफरेंस क्लियर है। बैक्टीरियोइड्स प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम प्रोकैरियोट है, स्टेफाइलोकोकाई प्रोकैरियोट है, बस यीस्ट कैसा रहेगा, यूकैरियोट। और यीस्ट की सबसे खास बात यही है कि अगर आप उसको ऑक्सीजन दोगे तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा, ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे सैकरोमाइसिस सेरेवेसी यानी यीस्ट के बारे में भी करना चाहूँगा, बिकॉज हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अपने आप को केवल फर्मेंटेशन तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। इनफैक्ट अपनी पूरी बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे, चाहे वो क्लास 11th से हो, 12th से हो, या आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसा मैंने बोला, ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उससे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। ये स्लाइड ये मत सोचना कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है या हमसे नहीं पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया है। देखो सैकरोमाइसिस सेरेवेसी की बात कर रहा हूँ मैं। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है और इसके अंदर एक एंजाइम का पूरा कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स का ग्रुप, और उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है जाइमेज। द एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज जाइमेज। तो क्या होता है कि ये यीस्ट इस जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा सेलुलरली रिलीज करता है और शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। सिंपल सा मतलब है, देखो जैसे मैंने इसको सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया, जैसे शुगर प्रोवाइड की मैंने इसको, तो ऐसा नहीं होगा कि ये शुगर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे। बॉडी तो क्या सिंगल सेल्ड है, ये अपने सेल में एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद में फर्मेंटेशन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ये इस सबस्ट्रेट पे, जैसे शुगर पे मैंने समझो बहुत सारा यीस्ट डाल दिया, तो ये यीस्ट सेल से बाहर रिलीज करते जाइमेज एंजाइम, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलरली, ठीक है। और अब ये जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलरली यानी सेल के बाहर ये सारे एंजाइम्स इस शुगर को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल के अंदर, और धीरे धीरे यहाँ पर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज होने लगता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे, कई बार पूछते हैं कि सर एक एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में एक बेसिक डिफरेंस आप क्या बता सकते हो? तो देखो आप ऐसा कह सकते हो कि सर फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसा है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन है।
जबकि ज़रूरी नहीं है कि हर एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हो। गेटिंग माई पॉइंट, फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि सेल्स के बाहर होती है, जैसे कि ईस्ट के अंदर। इनफैक्ट ईस्ट का जो नाम है सैकरोमाइसिस सेरेवेसी, इसका भी अगर मैं स्प्लिट करूँ तो सैकरो, आप सबको पता है कि सैकरो वर्ड यूज़ होता है शुगर के लिए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है। तो सैकरो वर्ड शुगर के लिए यूज़ हो रहा है, माइसिस वर्ड यूज़ हुआ है माइसीलियम यानी फंगस। तो ये खुद शो करता है इसका नाम कि ये एक फंगस है जो कि शुगर से अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकता है। नाउ वी ऑल आर अवेयर ऑफ द अल्कोहल इंडस्ट्री, ठीक है, जो बियर, विस्की, वोडका, ये जितना जो भी अल्कोहल का पूरा इंडस्ट्री है, ये सब कुछ टिकी हुई है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यानी ईस्ट के ऊपर। इसी ईस्ट की हेल्प से ये सारी की सारी ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो काम कर पाती है। बट दिस प्रोसेस इज़ हजार्डस। कैसे? मैंने अभी आपको बोला कि सबस्ट्रेट लेते हैं हम, जैसे समझो मैंने क्या किया, ये मैं एक बोल लेता हूँ और इस बोल के अंदर मैंने शुगर डाल दी, ठीक है, इसमें हमने शुगर डाल दी और मैं शुगर डालने के बाद मैं यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दूँगा किसी तरीके से ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो, और इस पर मैं डाल दूँगा ईस्ट डाल देता हूँ इसको, और एनारोबिक एनवायरनमेंट दिया मैंने, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ईस्ट यहाँ पर जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे दिस अल्कोहल इज़ हार्मफुल फॉर दिस ईस्ट। यानी कि ये इतना ज़्यादा हजार्डस प्रोसेस है कि अगर ये अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13 से 14% चला जाए, नियरली 13% के आसपास, तो ये इस पूरे ईस्ट को ख़त्म कर सकता है। यानी इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे ये ईस्ट सर्वाइव नहीं कर पाता। आप सब ने कोविड के अंदर, ठीक है, सैनिटाइजर्स यूज़ किए होंगे, तो वो सैनिटाइजर्स क्या है? बेसिकली अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70%, ठीक है, 70% अल्कोहल यूज़ करते हो आप एज ए सैनिटाइज़र। क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि 70% अल्कोहल में किसी भी तरह के जर्म्स जो आपके हाथ पे हैं, जो बैक्टीरिया है, वो खत्म हो जाते हैं वहाँ पे। 70% इज़ रियली हजार्डस। यहाँ पर ईस्ट 13% में भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब देखो, एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है अपने टेक्स्ट में, मैं उसका आंसर यहाँ पे बताता हूँ आपको। उस आंसर को देने से पहले मैं आपको अल्कोहल के 2 टाइप्स बताता हूँ जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक है वाइन और बियर, ज़रूर आपने सुना होगा, वाइन आती है, बियर आती है मार्केट में। अब चाहे आप वाइन की बात करो या बियर की बात करो, इन दोनों में ही जो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन है वो 13 से 14% के अंदर अंदर ही रहता है। इतना कम इनका अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन है। जबकि अगर आप विस्की, जिन, ब्रांडी, रम, वोडका, ये जितने भी अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स हैं उनकी बात करो, जिनमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं यहाँ पे आपको जनरल बता रहा हूँ कि 13% से ज़्यादा ही रहता है, बट इन सब में अलग अलग रहता है। किसी किसी में तो ये 35%, 40% भी जाता है। बट अब सवाल ये आता है कि सर हम कह रहे हैं कि अगर 13% तक अगर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ईस्ट की डेथ हो जाएगी, तो हम ये 40% वाले अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? ये नेचुरली तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यही आपके बुक में क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में कि इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो द आंसर इज डिस्टिलेशन। द आंसर इज डिस्टिलेशन। और ये केमिकल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? तो वाइन और बियर जिनमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% से कम रहता है वो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, जबकि विस्की, जिन, ब्रांडी, रम, वोडका जिसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उतना ज़्यादा कि यीस्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट नीट यूजी का अगेन ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल जो है डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट रहता है। अब कुछ सवाल है मेरे पास जो मैं आपसे पूछूंगा, कुछ 1-2 सवाल, उसके बाद में और इसी टॉपिक को थोड़ा और हम लोग आगे लेके जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, देखो सब कुछ आपके लिए अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन था कि अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। अब अगर आपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को केवल ऊपर से ही बुक को अखबार की तरह पढ़ा है तो आप इसका आंसर कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे इस लेक्चर को अच्छे से सुना या फिर जिन्होंने अच्छे से इन प्रोसीजर्स को साइंटिफिकली स्टडी किया, वो ज़रूर इसका आंसर दे सकते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें इसका आंसर। देखो, इलेक्ट्रॉन डोनर इस केस में 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है NAD+। ये NAD+ NADH में कैसे कन्वर्ट होता है? जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिले और हाइड्रोजन मिले।
NAD+ NADH में तभी कन्वर्ट होता है जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिले, और इसको इलेक्ट्रॉन देता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि सबस्ट्रेट। पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की है, तो उसको आप ज़रूर देखो एक बार। अब सिमिलरली आपको बताना है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो अब आप फटाफट बता दोगे कि सर 100% ये तो एसिटल्डिहाइड होगा। कैसे? क्योंकि NADH मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लूज करता है यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, यानी इसका होगा रिडक्शन, और रिडक्शन होकर बनता है इथेनॉल यानी एल्कोहल। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिटल्डिहाइड है और इलेक्ट्रॉन डोनर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। दैट वॉज अ रियली ईजी क्वेश्चन, बट तभी जब आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा। सेकेंड क्वेश्चन है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो आप फटाक से आंसर दोगे 2 ATP। बिल्कुल सही बात है, 2 ATP आंसर है, बट मेरा क्वेश्चन सुनना आप अच्छे से। पहले तो ये बात सुनो, देखा हमने क्या कहा कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 36 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर केवल 2 ATP। यानी आप ये बोल सकते हो कि सर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जितनी एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, उसमें से लेस देन 7% ही फर्मेंटेशन में रिलीज हुई, और वो भी पूरी तरीके से ATP के फॉर्म में ट्रैप नहीं हो पाती। क्लियर? ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। 2 ATP का फॉर्मेशन है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, और इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं देने वाला। आपको मुझे ये बताना है कि एक ATP मॉलिक्यूल में कितना किलो जूल या कितना किलो कैलोरी एनर्जी होता है, और उसके बेस पे ये बताना है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितना किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। तो ये आपको आंसर मुझे ढूंढ के देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, खत्म करने से पहले लास्ट एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जिसका नाम है पास्चर इफेक्ट। ना व्हाट इज पास्चर इफेक्ट? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फर्मेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। फर्मेंटेशन कब होता है? जब एनारोबिक एनवायरनमेंट दिया जाता है। उस एनारोबिक एनवायरनमेंट में अगर आप धीरे धीरे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, अगर आप किसी फर्मेंटेशन रिएक्शन के वक्त धीरे धीरे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, तब जो है फर्मेंटेशन का रिएक्शन जो है इनहिबिट होगा। उसे हम कहते हैं पास्चर इफेक्ट। तो पास्चर इफेक्ट इज द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फर्मेंटेशन। बट व्हाई? अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन फर्मेंटेशन को कैसे इनहिबिट करता है। वीडियो को यही पॉज करो, अच्छे से आंखें बंद करो और इस क्वेश्चन का आंसर देखो। मैं इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में दे चुका हूँ कि किस तरह से ऑक्सीजन इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है फर्मेंटेशन के ऊपर। आंसर है बिकॉज यहाँ पर फर्मेंटेशन कौन कर रहा है? यीस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, और हमें पता है कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन की जगह क्या करने लगेगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, ना कि इथेनॉल। तो दिस इज पास्चर इफेक्ट। सो बिफोर लिविंग, आज का आपके लिए ये मोटिवेशनल कोट है कि देखो, एज अ टीचर वी कैन ओपन द डोर बट एंटर तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। यानी हमारी तरफ से कितना ही मेहनत कर लें, कितना ही आपको सिखा दें, आपको पढ़ा दें, आप जब तक खुद उन चीज़ों को नहीं समझोगे और जब तक खुद अपने आप पे काम नहीं करोगे, आप सक्सेस नहीं पा सकते। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड विद अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग।